तो फिर प्रोडक्ट का सिलेक्शन कैसा होना चाहिए? क्योंकि अगर हम बात करें केवल रिटायरमेंट की सर, और एक एनपीएस है जिसमें लोग अब निवेश कर रहे हैं, और कुछ लोग जो 2004 के बाद जो सरकारी नौकरी में आए उनको भी एनपीएस में अब निवेश करना पड़ता है, ठीक है। दूसरा है हमारे म्यूचुअल फंड, जिस पर मैं और आप लगातार बात करते हैं, पर म्यूचुअल फंड में भी मेरे को एक और ऑप्शन मिलता है, सोल्यूशन ओरिएंटेड रिटायरमेंट प्लान। तो मैं कैसे समझूं कि कौन सा सही रहेगा लॉन्ग टर्म की प्लानिंग के लिए, रिटर्न के मामले में, सेफ्टी के मामले में? बिल्कुल, देखिए थोड़ा टाइम लगेगा एक्सप्लेन करने में, विस्तार से बताऊंगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले बात करते हैं एनपीएस वर्सेस म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में कौन से फंड्स वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो या बाकी दूसरे जो ओपन एंडेड फंड्स हैं उनकी बात करें, पर पहले हम समझ लेते हैं एनपीएस और म्यूचुअल फंड्स को। देखिए दोनों का जो एक मोडस ऑपरेंडी है, जिस तरह से वो काम करते हैं वो सेम है, क्योंकि जो पैसा आता है उसे मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है, और कैपिटल मार्केट में जिस तरह के एसेट्स में वो इन्वेस्टेड है, वो बॉन्ड्स में है या फिर वो इक्विटी शेयर्स में है और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में है, जिस तरह के भी शेयर्स एंड सिक्योरिटीज में निवेश हो रहा है उस तरह से उसके रिटर्न्स बनेंगे, तो चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो या वो एनपीएस हो। लेकिन फर्क क्या है? एनपीएस में जब आप इन्वेस्ट करते हैं आप रिटायरमेंट के लिए, यानी कि क्योंकि एनपीएस में टीयर 1 टीयर 2 दो तरह के ऑप्शंस हैं, और टीयर 1 में ही हम रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग करते हैं, जो कि रिटायरमेंट अकाउंट होता है। तो टीयर 1 में जब आप इन्वेस्ट करते हैं वहां पर आप डिसाइड कर सकते हैं वैसे कि आपको कितना एलोकेशन इक्विटी में करना है, चॉइस आपके पास रहती है, बट फिर भी मैक्सिमम 75% तक आप एलोकेट कर सकते हैं। बाकी जो पैसा आपका कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी इन्वेस्ट होना है, और एज बढ़ने के साथ साथ आपका एलोकेशन इक्विटी में कम भी होता है। चलिए फिर भी मानते हैं कि आपको मार्केट रिटर्न मिल रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है एनपीएस में, कि ऐसे तो अच्छा है, अच्छा ये भी है कि एनपीएस में बीच में पैसा निकलता नहीं है आसानी से, तो आप वहां पर टिके रहते हैं। म्यूचुअल फंड्स में कई बार ये होता है, निवेश करते हैं रिटायरमेंट के लिए और फिर थोड़ा पैसा होता है तो चले जाते हैं आप घूमने फिरने के लिए, और वहां पर क्योंकि पैसा निकलता नहीं है आसानी से, इसके लिए आप लॉन्ग टर्म पे इन्वेस्टेड रहते हैं। ये मुझे वहां पॉजिटिव लगता है। लेकिन बाकी प्रॉब्लम क्या है, जब 60 ईयर्स के होते हैं तो 60% पैसा तो आप विड्रॉ कर सकते हैं लमसम में, 40% आपको ट्रांसफर करना होता है इंश्योरेंस कंपनी के एन्युटी प्लान में। तो जब एन्युटी प्लान में आप जो इन्वेस्ट करते हैं वहां प्रॉब्लम वही आती है जो मैंने शुरुआत में कहा, कि आपकी जो पेंशन बनेगी वो 60 साल में भी उतनी होगी, 70 में भी उतनी रहेगी, 80 में भी उतनी रहेगी, तो उससे आपकी पेंशन प्लानिंग नहीं हो पाएगी पूरी तरह से। इस समय के साथ उसकी वैल्यू कम होती जाएगी, और इसके लिए मुझे म्यूचुअल फंड में ज्यादा चॉइस दिखाई देती हैं, जहां पर आप अलग अलग कैटेगरी के फंड्स में निवेश कर सकते हैं, जब चाहे वहां बदलाव कर सकते हैं, और 60 की एज में जो पूरा पैसा बनेगा उस वक्त उस पैसे पर अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं कि किस तरह की आपको प्लानिंग करनी है। तो अगर आपकी अनुमति हो तो मैं आगे जो आपने कहा था रिटायरमेंट सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स और दूसरे फंड्स उनकी बात करूंगा, और कैसे म्यूचुअल फंड में निवेश करके आप पेंशन पा सकते हैं, उसे भी मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। प्लीज सर गो अहेड। आपने बहुत अच्छे से एनपीएस और म्यूचुअल फंड का फर्क समझा दिया। अब म्यूचुअल फंड में भी बहुत सारी वैरायटी, उसमें भी थोड़ा क्लैरिटी दे दीजिए। बिल्कुल, देखिए मकसद क्या है कि हम इस एज में रिटायर होना चाहते हैं, 60 में होना हो, 55 में होना हो, तो आपने कैलकुलेशन बता दी शुरुआत में मैंने कि आपको कैलकुलेट करना है कि कितना अमाउंट मुझे लगेगा। अब इस अमाउंट तक पहुंचने के लिए मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा कि मैं रेगुलरली कितना इन्वेस्ट करूंगा। अब इन्वेस्ट करने के लिए वो भी सिंपल है कि आप कैलकुलेटर्स अवेलेबल हैं। अगर मैं एग्जांपल के तौर पर 1 करोड़ रुपया निवेश करना एक्यूमुलेट करना है, इकट्ठा करना है, और आपके पास 20 साल का वक्त है, तो यदि आप 10,000 रुपीज की एसआईपी करें तो 20 साल में 1 करोड़ बनता है। आप 10% से स्टेप अप कर लें तो वहीं 1 करोड़ की जगह करीब 2 करोड़ रुपया भी इकट्ठा कर सकते हैं। तो 20 साल की बात कर रहे हैं तो स्टेप अप तो करना मुमकिन है ही आपके लिए। 10% ही क्यों, 20 साल में आपकी जो भी इनकम है, सैलरी हो या बिजनेस इनकम हो, कई गुना बढ़ेगी, प्रमोशंस भी होंगे। तो आप बढ़ाते रहिए, और जो टारगेट लिया है अपने 5 करोड़ 10 करोड़ जो निकल कर आएगा तो आपको अचीव करना है। पर बात जो थी कैसी स्कीम में करें, देखिए अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि मुझे रिटर्न ज्यादा मिले, ताकि मैं लॉन्ग टर्म में जो गोल है उसे अचीव कर सकूं। क्योंकि पैसा तो लिमिटेड होता है, कितना भी आप अर्न कर रहे हैं, आप जो खर्चे हैं उसके बाद जो बचेगा, जब बचाना है उसी को निवेश करना है, तो रिटर्न्स अच्छे मिलने चाहिए। एक बात तो तय है, यदि आप निर्भर करेंगे पोस्ट ऑफिस की स्कीम पर या दूसरे ट्रेडिशनल प्लान पर, ये मुमकिन शायद मुश्किल हो जाएगा बहुत ज्यादा, क्योंकि 7-8% रिटर्न से
वो जो नंबर निकल कर आएगा आपको कि आपको 7 करोड़ 10 करोड़ करना है, वो मुश्किल होगा। म्यूचुअल फंड्स में आपके पास कई चॉइसेस हैं, और जब आप यंग हैं तो आपको निवेश 80% टू 100% मैं कहूंगा पूरा इक्विटी में आप कर सकते हैं। तो आप इक्विटी फंड्स में निवेश कीजिए। बाद में एज बढ़ेगी तब आप अपना एलोकेशन इक्विटी से घटाकर डेट में कर सकते हैं, हाइब्रिड फंड्स में आ सकते हैं। शुरुआती दौर में आपको इक्विटी में करना चाहिए। अब इक्विटी में कैसे करें? तो जो आपने कहा, रिटायरमेंट ओरिएंटेड फंड या सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड जो है, जिनके नाम में रिटायरमेंट लगा हुआ है, वो खास अलग फंड नहीं है। ये बात समझ लीजिए। यहाँ पर आपके पास अलग अलग चॉइस है। आपके पास, जैसे मैं बात करूं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल रिटायरमेंट फंड, तो प्योर इक्विटी प्लान भी है, प्योर डेट प्लान भी है, हाइब्रिड प्लान भी है। तो आपको सब कुछ मिलेगा। मतलब निवेश कर रहे हैं तो चॉइस है कि पूरा पैसा इक्विटी में जाए, पूरा डेट में जाए, या पूरा इक्विटी और डेट मिलाकर जाए। पर शुरुआत में जैसे कहा कि आप इक्विटी फंड इक्विटी में निवेश करना है, तो आप यदि सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड चुन रहे हैं, फंड के नाम में रिटायरमेंट लगा हुआ है, चाहे वो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल रिटायरमेंट फंड हो, एचडीएफसी रिटायरमेंट फंड हो, समझ देना कि वो पैसा आपका अल्टीमेटली मार्केट में जा रहा है। इक्विटी फंड ले रहे हैं, इक्विटी फंड इक्विटी में ही पैसा जा रहा है। बट फिर भी एक फंड आप इंक्लूड कर सकते हैं सिर्फ इसके लिए, क्योंकि वहां पर लॉक इन होता है, बीच में पैसा निकलता नहीं है। तो कभी जरूरत भी पड़ गई तो कम से कम ये बात दिखी जाती है कि वो जो पैसा है रिटायरमेंट के लिए वो बचा रहता है। मैं एक बात कहूंगा प्रियंका जी, कई बार हम कहते हैं कि इसे गहने हैं सोने के, तो बीच बीच में आदमी को बेचता नहीं है। बट मजबूरी में वो काम, जब जरूरत पड़ती है तो काम आते हैं, क्योंकि बेच नहीं पाते इसके लिए। तो कई बार आपका जो लिक्विडिटी कम होती है वो आपके लिए हेल्पफुल हो जाती है कि आप उस पैसे को उसी मकसद के लिए छोड़ देते हो। अदरवाइज अगर वो निकल सकता होता है अब निकाल लेते हो। तो इसके लिए आप एक आध फंड अपने पोर्टफोलियो में इस तरह का रख सकते हैं। बट जैसा मैंने कहा, वो फंड्स कोई अलग नहीं होते वो आपके डाइवर्सिफाइड फंड्स ही होते हैं। तो अब अगर फंड की बात करें तो देखिए, लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, आपके पोर्टफोलियो में इक्विटी होनी चाहिए, उसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी तरह के फंड्स हो, ताकि लॉन्ग टर्म में आप अच्छा रिटर्न्स कमा सकें। और हम 12% की उम्मीद तो लेकर चलते हैं जब कैलकुलेशन करते हैं कि उतना तो हमें उम्मीद रखनी चाहिए कमाना है। तो किस तरह के फंड्स होंगे जो आपको 12% तक दे पाएंगे? गारंटीड नहीं है, लेकिन हिस्टोरिकल जो परफॉर्मेंस देखी है उसके आधार पर यदि हम बात करें आपका पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए, उसे मैं जरूर बताऊंगा। तो जैसे उदाहरण के तौर पर आपने एक स्कीम ले ली, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल रिटायरमेंट फंड प्योर इक्विटी प्लान। इसका पैसा पूरा, अगर इस वक्त का देखें पोर्टफोलियो, तो लार्ज कैप और मिड कैप का पोर्टफोलियो है। अदरवाइज ये फ्लेक्सी कैप की तरह काम करता है, जब मौका होगा तो इसका निवेश स्मॉल कैप में भी बढ़ाया जा सकता है। और फिलहाल अगर देखें पोर्टफोलियो, तो लार्ज कैप मिड कैप ओरिएंटेड इक्विटी फंड है। उसके बाद एक मिड कैप होना ही चाहिए, तो एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड आप शामिल कर सकते हैं। एक स्मॉल कैप फंड भी हो तो मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड मेरे हिसाब से एक अच्छा फंड हो सकता है इस पर्पज के लिए, अगर टाइम लंबा है आपके पास। साथ में एक मल्टी कैप फंड भी रख सकते हैं, जहां जिसके जरिए आपको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सब कुछ मिल रहा है, वो भी हो सकता है। पर उसके अलावा मल्टी कैप, क्योंकि यहाँ पे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप वैसे भी हो गया है, तो अगर नहीं रखना है मल्टी कैप स्किप कीजिए, लेकिन मल्टी असेट एलोकेशन फंड उसे जरूर शामिल कर लीजिए, क्योंकि उसके जरिए क्या होगा, इक्विटी मिलेगी, डेट भी मिलेगा, और गोल्ड का एक्सपोजर भी आपको मिल जाएगा, और उसका सिल्वर भी मिल जाएगा। तो उसके लिए व्हाइट ओक कैपिटल मल्टी एसेट एलोकेशन फंड मैं सजेस्ट कर रहा हूं, वो शामिल किया जा सकता है। तो 4 फंड्स की बात मैंने की, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल रिटायरमेंट फंड प्योर इक्विटी, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड, व्हाइट ओक कैपिटल मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, और साथ में मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड। तो अगर आप सच में यंग हैं 25-30 साल के, तो ये पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है। टाइम कम बचा है, स्मॉल कैप को आप एक बार के लिए स्किप कर सकते हैं, या उसमें अमाउंट कम कीजिए, मिड कैप में कम कीजिए, जो मैंने आपको रिटायरमेंट फंड बताया और मिड कैप और ये मल्टी एसेट एलोकेशन बताया, उसमें ज्यादा कर दीजिए, तो ज्यादा कम हो सकता है एलोकेशन, लेकिन इस तरह के फंड्स आपके पोर्टफोलियो में रहने चाहिए। तो अगर आप यंग हैं, लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड जो है, जितने भी पेंशन के दूसरे निवेश के विकल्प हैं, उनसे बेहतर हो सकते हैं। और कम से कम आपको, जब आप अपना पोर्टफोलियो बनाएं, तो आपको अपने निवेश का टाइम होराइजन जो है ना, वो देखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन दो जो इम्पॉर्टेंट बात मैं पिक कर रही हूँ पंकज सर की बात से, पहले कि रियलिस्टिक रहिए कि आपको कब कितने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको आज बैठ के लग रहा है कि मुझे 10 साल के बाद हर महीने 1 लाख मिल रहा है तो मेरा काम चल जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। ये भी सोचिए 10 लाख के बाद उस 1 लाख की वैल्यू कैसी रहेगी। यानी इन्फ्लेशन को बीट करने लायक आपको कॉर्पस तैयार करना है। आज से, अभी से तैयारी कीजिए। एक आखिरी सवाल रिटायरमेंट पे पंकज सर,
अगर कोई यंग नहीं है, क्योंकि आपने कहा यंग है, लंबा समय है और म्यूचुअल फंड में आप निवेश कीजिए, कोई अगर मिडिल एज्ड है, लेट 30s अर्ली 40s में है और उन जब जागो तब सवेरा, तो अगर उनको रिटायरमेंट के लिए करना है निवेश, तो उनको आप क्या कहेंगे कि फिर आप म्यूचुअल फंड नहीं देंगे या फिर म्यूचुअल फंड की कोई ऐसी कैटेगरी देंगे जो उनके एज के हिसाब से, उनके रिस्क के अनुसार हो? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल पूछा आपने, और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आप यदि यंग हैं तो क्या कर रहे हैं, आप स्मॉल कैप भी ले रहे हैं, मिड कैप भी ले रहे हैं, बिल्कुल। मल्टीनेशनल एलोकेशन और जो मैंने दूसरा फंड बताया रिटायरमेंट और फंड, वो भी आपको मैंने सजेस्ट किया। और मान लीजिए आप मिडिल भी नहीं, मैं कहता हूँ 50 साल के हो गए और 60 में रिटायर होना है, 10 साल बचे हैं आपके पास, तो स्मॉल कैप को अवॉइड कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, ऐसे में फ्लेक्सी कैप रखें, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड रखें, और साथ में कुछ दूसरे हाइब्रिड फंड, जैसे हम बैलेंस एडवांटेज फंड्स की बात करते हैं, डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड की बात करते हैं, उस तरह के फंड्स को शामिल किया जा सकता है। आप यदि 40 के हैं और 60 में रिटायर होना है, तो 20 साल तो बहुत लंबा वक्त होता है, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आप स्मॉल कैप मिड कैप रखिए। तो आपके पोर्टफोलियो में जो इक्विटी में हम देखते हैं कि स्मॉल कैप रिस्क ज्यादा होता है मिड कैप के मुकाबले, मिड कैप में ज्यादा होता है लार्ज कैप के मुकाबले, तो कैटेगरी आपकी बदल सकती है, एसेट क्लास बदल सकता है, लेकिन म्यूचुअल फंड सबसे बेहतरीन विकल्प है रिटायरमेंट के लिए। मैं एक बात और ऐड कर दूं जो मैंने पहले नहीं बोला उस वक्त, जो हमने शुरुआत में बात की थी, हम एन्युटी प्लान लेते हैं तो प्रॉब्लम कहां पे आती है कि फिक्स एन्युटी मिलती है कि साल दर साल आपको सेम पेंशन मिलनी है अधिकतर स्कीम्स में। अब यहाँ पे क्या होता है, आपने डिसाइड किया कि आपके पास 5 करोड़ रुपया इकट्ठा हो गया, तो ऐसा नहीं है कि 5 करोड़ इकट्ठा हो गया तो आपको अभी हर महीना 5 करोड़ के सामने 5 लाख विड्रॉ करना है। आप शुरुआत में जो है आप 0.5% का विड्रॉल रखिए, आप या उससे भी कम विड्रॉल रखिए, आपके ऊपर है, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा आपका है। तो क्या होगा, आपका पैसा मान लीजिए बढ़ रहा है 10% से साल का, और साल में विड्रॉ किया आपने 5%, तो अगले साल क्या होगा, आप जो विड्रॉल है, जो एसडब्ल्यूपी कर रहे हैं या कैसे भी विड्रॉ कर रहे हैं, उस अमाउंट को बढ़ा पाएंगे। तो इसके लिए ये फैसिलिटी आपको मिलती है म्यूचुअल फंड में, जहां आप जब चाहें तब अपना विड्रॉल अमाउंट बढ़ा सकते हैं। तो इससे आपका जो इन्फ्लेशन है उसे हैंडल करने में मदद मिलेगी। तो इसके लिए म्यूचुअल फंड मेरे हिसाब से किसी टाइम भी आप सोचें, आपके लिए बेहतरीन विकल्प है। और ना सिर्फ इस चीज के लिए कि आप कॉर्पस इकट्ठा कर, राशि इकट्ठा करनी है रिटायरमेंट की, रिटायर होने के बाद जो आप उससे विड्रॉ कर रहे हैं अपना खर्चे के लिए, उसके लिए भी म्यूचुअल फंड्स ही आपके लिए बेहतरीन विकल्प मेरे हिसाब से है। हाँ, कैटेगरी ऑफ स्कीम जो है उसमें बदलाव किया जा सकता है। ऑलराइट, चलिए, तो रिटायरमेंट की प्लानिंग पर हमने बात कर ली, किस तरह से निवेश आपको करना चाहिए, इस पर बहुत डिटेल में पंकज सर ने समझाया है। और आगे भी समझते रहना चाहते हैं तो पंकज सर और मेरे वीडियोस देखते रहिएगा।